एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो एक छोटा सा टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअली कोई इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, लेकिन उससे कभी कभार कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसको जो है हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो हमारे पास कहलाती है कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस भी कहते हैं। और दूसरी आ जाती है नॉन कन्वेंशनल, और नॉन कन्वेंशनल को हम रिन्यूएबल सोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और जरा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आता है स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेस। तो कन्वेंशनल या नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। अच्छा, अब अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल क्यों कहते हैं। ठीक है, इनको नॉन रिन्यूएबल स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है कि वंस ये यूज हम कर लें, इसको हम रिटर्न मतलब ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो इनका वन टाइम यूज होता है सिर्फ। और इसमें क्या आता है हमारे पास, ये बने कैसे थे, इसमें क्या आता है, तो बेसिकली ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो प्लांट के रिमेन्स और डिफरेंट चीजें जो कि जमीन के अंदर दबाई जाती हैं, ठीक है, ये आगे चल के फिर हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की फॉर्म में अपेयर होती हैं। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो इसमें 4 मेजर चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली जो आती है इसमें वो आ जाता है आपके पास गैस आ जाती है, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस जो है स्टूडेंट्स वो भी इसी तरह बनती है कि डेड रिमेन्स जो हैं वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हमारी सुई गैस है जिसको हम यूज करते हैं घरों में डिफरेंट जगहों पे, तो ये एक नेचुरल गैस है। आपकी बुक जो है वो नेचुरल गैस के बारे में कहती है कि नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं आपके पास, हमारे पास, वो अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स के पड़े हुए हैं कि 100 ईयर्स तक मजीद हम नेचुरल गैस को यूज कर सकते हैं अगर इसी रेट पे हम करते रहे तो। ठीक है, आगे चल के क्योंकि यूजेस कम होते जा रहे हैं तो ये ईयर ज्यादा हो सकते हैं, या नए अगर हम रिजर्वायर्स निकाल लें तो अलग बात है, लेकिन मौजूदा हालात में 100 ईयर्स हैं हम नेचुरल गैस को जो यूज कर सकते हैं। सेकंड जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कोल। ठीक है, तो कोल जो है वो एक और सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। कोल के बारे में जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि कोल को जो रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली, तो वो रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स के। ठीक है, फिर तीसरी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स आ जाती है वो हमारे पास ऑयल आ जाता है। ठीक है, अब ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल से हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, पेट्रोल आ जाता है, हमारे पास केरोसिन ऑयल आ जाता है, डीजल आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। और ऑयल के जो रिजर्व रहते हैं वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स के रहते हैं। अब जो स्टूडेंट्स लास्ट रिन्यूएबल सोर्स है ना, उसके बारे में मैं आप लोगों को जरा एक बात बताना चाहता हूं और आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए, अभी के हिसाब से प्रोजेक्शन हमारी यही है कि ईटा जो है और केपीके जो है वो आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करेगा, यानी कि केपीके बेस्ड टेस्ट होगा, प्रोविंस बेस्ड टेस्ट होगा। तो अगर तो आपको प्रोविंस बेस्ड टेस्ट आता है तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारी केपी की जो बुक है वो कहती है कि न्यूक्लियर एनर्जी भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि जो फिशन से हम एनर्जी यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल में आती है। तो फिशन और फ्यूजन नॉन रिन्यूएबल वाले कंसिडर करते हैं केपी बोर्ड वाले। लेकिन यही स्टूडेंट अगर ऐसा होता है कि सेंट्रलाइज टेस्ट आपका कंडक्ट होता है तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो लोग जो हैं वो न्यूक्लियर को रिन्यूएबल सोर्स के तौर पे, क्लीन एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक फर्क है न्यूक्लियर का जो आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बाद अब हम आ जाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के। तो शुरू करते हैं रीन्यूएबल सोर्सेस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स रीन्यूएबल सोर्सेस क्या होती हैं, इनको जो है हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस भी कहते हैं।
ठीक है, और ये जो है ये रिपीटेटिवली यूज हो सकती हैं, यानी कि ये खत्म नहीं होती ये, ठीक है। जिस तरह पेट्रोल है वो एक ना एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएगा जब हम सारा यूज कर लेंगे, लेकिन सनलाइट एक ऐसी चीज है जो अर्थ को हमेशा रिसीव होती रहेगी। टाइड्स एक ऐसी चीज है, विंड है, इसके अलावा वेव्स हैं, ये वो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस वजह से हम इन्हें रीन्यूएबल सोर्सेस कहते हैं। अब रीन्यूएबल सोर्सेस में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट पहले बता दूं कि आप लोगों ने याद किस तरह रखना है, क्योंकि रीन्यूएबल सोर्सेस काफी सारी होती हैं। तो आप लोग ये याद रख लें स्टूडेंट्स के नॉन रिन्यूएबल ये चार हैं, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर। इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, रीन्यूएबल हैं। तो उसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा, उसमें आपके पास पहला बायोमास आ जाएगा, दूसरा आपके पास सोलर एनर्जी आ जाएगी, तीसरी जो है वो विंड आ जाएगी, फोर्थ जो है वो वेव्स आ जाएंगी, और फाइनल जो है वो टाइड्स आ जाएंगी। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं आपके पास रीन्यूएबल सोर्सेज की। इसमें ये जो सोलर, विंड, वेव्स और टाइड्स हैं, ये तो नाम ही शो कर देते हैं कि भाई सोलर से जो एनर्जी मिले, विंड से मिले, वेव से मिले और टाइड से मिले तो उसको हम रीन्यूएबल कहेंगे। इसमें जो एक चीज है वो बायोमास है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बायोमास क्या होता है। स्टूडेंट्स, बायोमास जो है वो आजकल एक ग्रोइंग सोर्स है एनर्जी का। बायोमास में क्या होता है कि जितना भी आपका बायो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है, उसको जो है हम फर्मेंट करके उससे हम गैस निकालते हैं, और वो गैस फिर हम यूज करते हैं फॉर बर्निंग। तो वो हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। तो ये है बायोमास। सोलर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोलर आजकल जितने सोलर पैनल्स लग रहे हैं तो वो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं। विंड का आपने सुना होगा, विंड मिल्स होती हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि एक बड़ी सी टरबाइन इस तरह करके कनेक्ट होती है, तो जब विंड चलती है तो ये टरबाइन रोटेट करती है, और क्या होता है कि इससे एनर्जी मिलती है। वेव्स, समंदर की वेव्स आ रही जा रही हैं, वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, अल्लाह ताला का निज़ाम है तो वो चल रही हैं, तो उसकी मोशन से हम एनर्जी ले लेते हैं। इसी तरह टाइड्स की एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज का लेक्चर।